संविधान की क्लास में जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि अक्सर इससे प्रश्न आते हैं किसी भी तरीके से आए, चाहे आर्टिकल्स के रूप में आए, चाहे कॉन्सेप्ट के रूप में आए, प्रश्न इससे आते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है पंचायतीय राज। इस टॉपिक का नाम है पंचायती राज। पंचायती राज। सबसे पहले ये जानिए कि स्थानीय शासन, ये जो टॉपिक है इसका वास्तविक नाम है स्थानीय शासन, यानी लोकल गवर्नमेंट। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? सरकार को जब इस बात का आभास होता है कि जो पॉलिसी हैं वो ग्राउंड लेवल पे जाकर कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, तो उन्हें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए ऐसी संस्था की आवश्यकता पड़ी जो इन चीज़ों को सही ढंग से लागू कर सके और बिल्कुल लोकल स्तर पर जाकर कार्य को संपूर्ण कर सके। तो स्थानीय शासन की वहाँ से जनक है लॉर्ड रिपिन। जो वायसरॉय लॉर्ड रिपिन थे, उनका शासनकाल स्वर्णिम इतिहास माना जाता है स्थानीय शासन का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इस बात को मेंशन किया गया, जब प्रांत में द्वैध शासन लगाया गया तो वहाँ भी स्थानीय शासन की स्थापना हुई। तो सबसे पहली बात है कि पंचायती राज जो है वो किस भाग में है। पंचायती राज संविधान के भाग 5 में, भाग 5 में नहीं, भाग 9 में है। पंचायती राज संविधान के भाग 9 में है। पंचायती राज में जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243O तक है। आर्टिकल का क्या है? अनुच्छेद 243 से 243O तक है। तो पंचायती राज संविधान के भाग 9 से संबंधित है। अनुच्छेद 243 से 243O तक इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। क्योंकि इसके आगे एक और चीज है, जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें अनुच्छेद आर्टिकल 40 में इस बात को कहा गया था कि ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। यानी जो संविधान था हमारा, उस संविधान में अनुच्छेद 40 में इस बात को पहले से ही रखा गया कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। बाद में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया और संवैधानिक दर्जा देने के पश्चात ये एक संस्था लोकल गवर्नमेंट के रूप में सामने आई, जो भाग 9 से संबंधित है और आर्टिकल 243 से 243O तक है। तो इसके इतिहास पे थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। बात स्थानीय शासन की जब हो रही थी तो स्थानीय शासन से संबंधित कुछ समितियां बनाई गईं। सरकार ने उनकी रिपोर्ट के आधार पर उन्हें मान्यता दी। क्या क्या था, क्या करना था, कैसी समितियां बनी, यहां से प्रश्न आता है। तो सबसे पहली जो समिति बनी 1957 में बनी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति 1957। देखो यहां हुआ क्या, सरकार ने 2 योजनाएं प्रारंभ की थी। एक थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और एक थी राष्ट्रीय विस्तार सेवा
दो चीजें इन्होंने लागू की, एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा। इन दोनों कार्यक्रमों की जो कार्य किए गए, इनके कहां तक परिणाम लागू हुए, उसके लिए सरकार ने एक समिति बनाई और उस समिति का नाम रखा बलवंत राय मेहता समिति। तो दो कार्यक्रम थे, एक कार्यक्रम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952। इस कार्यक्रम की जांच के लिए क्या हुआ था, बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई और बलवंत राय मेहता समिति ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की, उस रिपोर्ट में क्या क्या बात कही, उन्होंने सबसे पहले जो सिफारिश की वो सिफारिश की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की इनके द्वारा सिफारिश की गई कि बलवंत राय मेहता अपनी रिपोर्ट में पहली बात कहते हैं कि अगर कोई चीज़ें को लागू करना है तो उनका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना आवश्यक है, यानी एक ऐसी संस्था की स्थापना कीजिए, स्वायत्तता दीजिए कि वह इनको सही से लागू करा सके। फिर इन्होंने अगली जो सलाह दी वो कहा कि पंचायतीय राज की स्थापना, और इन्होंने ये भी कहा कि ये जो पंचायती राज होगा वो त्रिस्तरीय होगा, यानी उसके 3 लेवल होंगे, वो 3 स्तर पर कार्य करेगा, 3 स्तर पे कार्य करेगा। देखिए कैसे इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि जो पंचायत है वो ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पे होना चाहिए। इन्होंने बताया 3 स्तर होने चाहिए, एक ग्राम, एक ब्लॉक और एक जिला। ये 3 स्तर पर पंचायती राज होना चाहिए, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पे होना चाहिए। ग्राम स्तर पर जो होगा उसे कहेंगे ग्राम पंचायत, जो ग्राम स्तर पे होगा उसे कहेंगे ग्राम पंचायत, जो ब्लॉक स्तर पे होगा उसे पंचायत समिति, पंचायत समिति, और जो जिला स्तर पे होगा उसे जिला परिषद कहेंगे, जिला परिषद कहेंगे। ठीक, जब ये बात हुई तो सरकार ने इनकी सिफारिश को मान लिया। इन्होंने सिफारिश की थी, इन्होंने जो सरकार थी उन्होंने इनकी सिफारिश को मान लिया और 2 अक्टूबर 1959 में 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले से, नागौर जिले से पंचायती राज प्रारंभ हुआ। पंचायती राज प्रारंभ हुआ। बात समझ में आई? तो बलवंत राय मेहता ने जो सिफारिश की थी उस सिफारिश को सरकार ने माना और 2 अक्टूबर 1959 से पंचायती राज व्यवस्था हमारी नागौर जिले से प्रारंभ हुई। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? चलिए अब इसको शुरू करते हैं। ये तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड था, बाकी समितियों के बारे में भी हम सभी चर्चा करेंगे। अब बात आती है
अगली समिति की। तो पंचायती राज तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी इसको संवैधानिक मान्यता नहीं दी गई है। अभी इसको संवैधानिक मान्यता नहीं दी गई है। इसके बाद एक समिति आती है, अशोक मेहता समिति, 1977। क्या नाम था? अशोक मेहता समिति, 1977। 1977 में एक समिति बनाई गई पंचायती राज के लिए, जिसे कहा गया अशोक मेहता समिति। इस समिति का गठन क्यों किया गया था? इस समिति का गठन पंचायती राज संस्थानों के लिए किया गया था। क्यों किया गया था? पंचायती राज संस्थानों हेतु, कि कैसे उनकी स्थिति को सुधारा जाए। तो जब ये बात चली तो इन्होंने सबसे पहली बात कही, इन्होंने कहा कि जो पंचायती राज होगा वो द्विस्तर का होना चाहिए। जैसे बलवंत राय मेहता कह रहे हैं कि 3 स्तर का होना चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा कि 2 स्तर का करिए, 2 लेवल होने चाहिए, एक जिला परिषद और एक पंचायत। क्या? एक जिला लेवल पर, एक गांव लेवल पर, जिला परिषद और पंचायत। फिर इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात कही, इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही कि जो स्वायत्त निकाय हैं हमारे, जो हमारे लोकल गवर्नमेंट के यानी पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता दे दो। पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता पंचायती राज संस्थानों को क्या संवैधानिक मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। अभी तक नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने ये बात कहा कि पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। फिर 73वां संविधान संशोधन हुआ, और उस संशोधन के बाद कौन था? 73वां संविधान संशोधन, जिसमें क्या हुआ? पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गई। पंचायतों को क्या दी गई? संवैधानिक मान्यता दी गई। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर हुई यहां तक? कोई समस्या? अब हम पढ़ते हैं पंचायतों के बारे में। तो पंचायती राज भाग 9 में है, आर्टिकल 243 से 243O तक 73वां संविधान संशोधन द्वारा इसे मान्यता प्रदान की गई। संविधान के डीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये आर्टिकल 40 में पहले से विद्यमान था। तो पंचायती राज के बारे में जानते हैं। देखिए 3 स्तर पर होती है, समझिए ध्यान से। पंचायती राज, इसके 3 स्तर हैं। तीन स्तर क्या है? सबसे पहले एक यूनिट देखिए क्या होती है, ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ग्राम सभा होती है। 3 स्तर बनाए गए हैं। एक बनाया गया ग्राम, माध्यमिक और जिला। क्या है? ग्राम स्तर, माध्यमिक स्तर और जिला स्तर। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको।
ग्राम माध्यमिक और जिला, ये 3 स्तर हैं पंचायती राज के। ग्राम स्तर, माध्यमिक स्तर और जिला स्तर। देखिए, पंचायती राज में जो ये 3 स्तर बनाए गए हैं, इन 3 स्तरों में हर जगह माध्यमिक स्तर नहीं है। 20 लाख से कम जहां जनसंख्या है वहां पर ये माध्यमिक स्तर नहीं देखने को मिलता है, 2 ही स्तर देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले कहा गया कि भाई 3 स्तर पे होना चाहिए। तीनों स्तर में जो चुनाव होंगे, यहां सब चीज निर्वाचित होगी। तो सबसे पहले बनाई जाएगी ग्राम सभा। ग्राम सभा, ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम सभा गांव स्तर पर बनती है और पंचायती क्षेत्र के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, पंचायती क्षेत्र के जो निर्वाचन क्षेत्र की सूची है उसमें पंजीकृत व्यक्ति होते हैं, यानी पंचायती क्षेत्र के निर्वाचक सूची के व्यक्ति का समूह है ये। यानी जो प्रत्येक गांव में हमारे जो निर्वाचक क्षेत्र व्यक्ति होंगे, जो पंजीकृत होंगे निर्वाचक सूची में, उनका समूह है ये ग्राम सभा। अब यहां पर जो ये सभा बनाई गई, अब इसका निर्वाचन कैसे होगा? तो सबसे पहले देखिए योग्यता की बात करते हैं कि कितनी योग्यता होनी चाहिए। तो भारत का नागरिक 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो ग्राम पंचायत के लिए जो योग्यता बनाई गई, वो योग्यता बनाई गई क्या? 21 वर्ष की आयु पूर्ण। यानी जो व्यक्ति 21 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका है वह पंचायत के चुनावों को लड़ने के लिए सक्षम होगा। वह पंचायत के चुनावों को लड़ने के लिए सक्षम होगा। अब देखो चुनाव कैसे होगा? चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष होगा। चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष होगा। क्या होगा? पंचायती राज का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होगा, यानी उसका वोट दिया जाएगा, वोटिंग के माध्यम से उसका चुनाव किया जाएगा। इतनी बात समझ में आई? बोलिए। अब फिर वही बात आती है, 3 स्तर की बात आती है, ग्राम, माध्यमिक और जिला। तो हमने यहां पर योग्यता जानी, पंचायती राज का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल बच्चा 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है, परंतु यह पूर्व भी विघटित हो सकती है। पूर्व भी विघटित हो सकती है। अगला जो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि महिला, SC ST का 1/3 आरक्षण है। यहां पर 1/3 आरक्षण यहां पर है। ये प्रश्न कई बार आया है, महिलाओं का आरक्षण किसमें है? महिलाओं का आरक्षण पंचायती चुनाव में है। तो 1/3 का आरक्षण यहां पर होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कार्यकाल 5 वर्ष का, महिलाओं का 1/3 आरक्षण होता है। आगे बढ़ा जाए। देखिए आगे क्या है, अध्यक्ष का चुनाव है। तो देखिए अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है।
एक ग्राम है, माध्यमिक है, ग्राम, माध्यमिक और जिला। ग्राम में जो अध्यक्ष चुना जाएगा, ग्राम पंचायतों यानी ग्राम के स्तर पर जो अध्यक्ष चुना जाएगा वो राज्य विधान मंडल के अनुसार चुना जाएगा, यानी राज्य विधान मंडल जो प्रक्रिया निर्धारित करेगा उसके अनुसार। क्या? राज्य विधान मंडल की प्रक्रिया के अनुसार। माध्यमिक में क्या है? जो माध्यमिक है वो सदस्यों का जो निर्वाचन है, जो लोगों का निर्वाचन है, अध्यक्ष का निर्वाचन है, वो उन्हीं लोगों द्वारा किया जाएगा, वह लोगों के द्वारा किया जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से किया जाता। अब देखिए यहां पर जो अध्यक्ष है इनका निर्वाचन चल रहा है, तो यहां पर राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया ग्राम में है, माध्यमिक और जिला में क्या है कि जो अध्यक्ष है सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक, तो अध्यक्ष हो गया। अब इसमें 2-3 मुख्य बिंदु और हैं, उन बिंदुओं के बारे में हम जान लेते हैं। क्या मुख्य बिंदु हैं? देखिए, पंचायती राज जो चुनाव हैं, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। पंचायती राज जो चुनाव है उसके लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग बनाया जाता है, जिसके आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो इस प्रकार से जो पंचायती राज के मुख्य बिंदु थे जिनसे प्रश्न बनते हैं वो कंप्लीट हुआ, और मिलते हैं अगले टॉपिक पे। धन्यवाद।